नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज से आपकी यूपी ट्रिपल एससी पेट की क्लास स्टार्ट हो गई है। इसकी एक वीडियो आई है जिसमें मैंने पेट की स्ट्रेटजी बताई है, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आप पेट का बुक, नोट्स, प्रैक्टिस सेट आदि की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उससे जुड़ जाइए। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के अंतर्गत हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास के प्रथम 2 बिंदुओं को पढ़ेंगे जो सिलेबस में दिया गया है, जो कि है सिंधु सभ्यता और इसके बाद है वैदिक सभ्यता। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला बिंदु क्या है? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में पहला पॉइंट है कि इसका प्रथमतः अध्ययन चार्ल्स मेसन द्वारा 1826 में दिया गया। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो पहला ध्यान दिया था उसको चार्ल्स मेसन ने 1826 में किया था। और इसके खोजकर्ता चलिए देखते हैं। खोजकर्ता में जॉन मार्शल, जो उस समय ASI के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया। तो इसमें पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि सिंधु सभ्यता की खोजकर्ता कौन है? तो सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता, उसके अध्यक्षता किसने की थी? जॉन मार्शल ने, जो उस समय आर्कियोलॉजिकल विभाग के अध्यक्ष थे ASI के। और जो खोज की थी वह दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। नामकरण किसने रखा है? जो सिंधु सभ्यता नाम पड़ा है वह किसने रखा है? उसको जॉन मार्शल ने रखा है। तो सिंधु सभ्यता नामकरण किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। अब चलिए अगला बिंदु इसमें है कि इससे समकालीन और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। तो सिंधु काल की समकालीन और कौन सी सिंधु सभ्यता से समकालीन सभ्यताएं हैं? चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में थी, जो दजला और फरात नदी के किनारे थी। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो समकालीन सभ्यताएं थी उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता इंपॉर्टेंट थी, जो इराक आदि क्षेत्र में पाई जाती है। और यह दजला और फरात 2 नदियां थी उसके किनारे पे थी। चलिए अब हम अगला बिंदु सिंधु सभ्यता में देखते हैं कि इसके जो आखिरी छोर थे चारों ओर वह कौन कौन से थे। तो सिंधु सभ्यता का उत्तर की ओर सबसे आखिरी छोर कौन सा था? वह मांडा था, जो लद्दाख पे था तथा या चिनाब नदी किनारे था। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का उत्तर में सबसे आखिरी छोर कौन सा था? वह मांडा था, जो लद्दाख में पाया जाता था और यह चिनाब नदी के किनारे था। पश्चिम में कौन सा था? पश्चिम में पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है सुतकांगे डोर, और यह दास्क नदी किनारे था। ध्यान रखिएगा, यह जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में दैमाबाद नामक स्थान तक इसका क्षेत्र फैला था और यह महाराष्ट्र में है और यह प्रवरा नदी के किनारे था। ध्यान रखिएगा। और दैमाबाद के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यह सर्वाधिक जनघनत्व वाला स्थान भी था। ध्यान रखिएगा। और पूर्व की ओर आलमगीरपुर पड़ता था, जहां तक इसका क्षेत्र फैला था, जो मेरठ यूपी में है आज के दौर में, और यह हिंडन नदी के किनारे था। ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता में उत्तर की ओर कहां तक क्षेत्र था उसका? लद्दाख में मांडा नामक स्थान तक, और यह चिनाब नदी किनारे था। पश्चिम में सुतकांगे डोर पाकिस्तान में पड़ता है और यह दास्क नदी किनारे था। दक्षिण में दैमाबाद नामक स्थान तक इसका क्षेत्रफल फैला था, जो महाराष्ट्र में पड़ता है और यह प्रवरा नदी के किनारे था। और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, यहाँ तक इसका क्षेत्र था, जो कि हिंडन नदी के किनारे था। ध्यान रखिएगा। दैमाबाद के बारे में एक प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वो क्या है कि यह सर्वाधिक जनघनत्व वाला स्थान था। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जनघनत्व वाला स्थान कौन सा था? तो वह दैमाबाद था, जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम इलाका भी था और यह महाराष्ट्र में पड़ता है और यह प्रवरा नदी के किनारे पड़ता है। ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना था। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना था? 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर। तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, या जो वन लाइनर पॉइंट है, इसको वन लाइनर मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसे का वहां प्रयोग किया जाता था। और इसका एक अन्य नाम है मेलुहा की सभ्यता। ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनेगा कि मेलुहा की सभ्यता किसे कहते हैं, तो वह सिंधु सभ्यता को ही मेलुहा की सभ्यता भी कहते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इस पहले पेज में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम ध्यान किस पर गया था सिंधु सभ्यता पे? तो वह थे चार्ल्स मेसन 1826 में। खोजकर्ता इसके दयाराम साहनी थे 1921 में। और अध्यक्षता किसने की थी? जॉन मार्शल ने, जो उस समय ASI के अध्यक्ष थे। नामकरण भी जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। समकालीन सभ्यताएं हैं चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी, जो दजला फरात नदी के किनारे थी। उत्तर में या इसका क्षेत्रफल मांडा लद्दाख तक फैला था। पश्चिम में सुतकांगे डोर पाकिस्तान तक, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र और पूर्व में आलमगीर यूपी में तक था।
इसका विस्तार कितना था? इसका विस्तार था 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर। यह सभ्यता कांस्य युगीन थी क्योंकि कांसे का प्रयोग ये लोग करते थे, कांसे से ये लोग परिचित थे। और मेलुहा की सभ्यता भी इसे कहते हैं। और लोहे का ज्ञान नहीं था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वह लोहे का था। चलिए अब अगला देखते हैं बिंदु। अगला बिंदु है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें नगर व्यवस्था जो थी वह 2 टीलों में विभाजित थी। एक पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था 2 टीलों में विभाजित थी, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला जो होता था वह ऊंचाई पर होता था क्योंकि प्रशासक वर्ग के लोग रहते थे, ताकि वो बाढ़ आदि समस्याओं से अलग रहें, बचे रहें, इसलिए ऊंचाई पर भी उनका पश्चिमी टीला होता था। और छोटा होता था क्योंकि धनी वर्ग इसमें रहते थे और इनकी संख्या अधिकतर कम ही होती थी, इसलिए ये जो पश्चिमी टीला होता था छोटा होता था। और बड़े लोगों के लिए होता था, राजा और पुरोहित जैसे लोग इसमें रहते थे। पूर्वी टोला निम्न वर्ग लोगों के लिए होता था तथा नीचे वाले स्थानों पर बनाया जाता था। ध्यान रखिएगा, इसमें से प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ बनता है कि सिंधु नगर व्यवस्था में सभी टीले 2 टीलों में विभाजित थे, सभी नगर, लेकिन ऐसा कौन सा नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था? तो अगर प्रश्न बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा नगर है जो 3 टीलों में विभाजित था, वो है धौलावीरा। ध्यान रखिएगा, वो कौन सा नगर है? धौलावीरा। या पश्चिमी, मध्य और पूर्वी टीला 3 टीलों में विभाजित था। अगला बिंदु इसमें है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, या फिर इंग्लिश में इसे पिक्टोग्राफी कहते हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। या ध्यान रखिएगा, यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। समाज इनका मात्र सत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो वह मात्र सत्तात्मक था, मतलब सत्ता माता के हाथों में होती थी। ईंटें, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वह किस स्टाइल की हैं? वह इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल की हैं, जिसमें रेशियो जो था लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का 4:2:1 था। ध्यान रखिएगा, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो कितना है? 4:2:1। तो अगर प्रश्न बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वह किस स्टाइल की हैं, तो इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल की हैं, वह जो 4:2:1 में पाई गई हैं। व्यवसाय इनका क्या था? व्यवसाय इनका व्यापार और कृषि था। ध्यान रखिएगा, अगर केवल एक आंसर देगा ऑप्शन में तो वह क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा, लेकिन संयुक्त रूप से पूछेगा तो कृषि होगा। ध्यान रखिएगा, व्यवसाय इनका व्यापार प्लस कृषि था, लेकिन पहली प्रायोरिटी आप व्यापार को देंगे। अगर दोनों ऑप्शन में अलग अलग दिया गया है तो पहली प्रायोरिटी आप व्यापार को देंगे। वहीं अगर यही क्वेश्चन वैदिक सभ्यता में पूछेगा तो वहां पहली प्रायोरिटी आप कृषि को देंगे, दूसरा व्यापार को देंगे। ध्यान रखिएगा, यही अंतर है इसका। वर्ग, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी वर्ग जो थे वह 4 वर्गों में विभाजित थे। जो समाज था वह 4 वर्गों में विभाजित था। एक विद्वान होते थे, एक योद्धा होते थे, व्यापारी और श्रमिक होते थे। तो प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था, तो वह 4 वर्ग थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल। इसमें सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। सबसे पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा, जो पाकिस्तान पाया जाता है। इसकी खोज 1921 में की गई। ध्यान रखिएगा, और रावी नदी के किनारे बसा है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो 2-3 है, इसमें यहाँ तक रोपड़ तक, आप ध्यान रखिएगा, रोपड़ तक के खोजकर्ता को भी आपको याद करना है, आ सकता है। और नदी तो आपको याद ही करनी है सभी की। तो हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान में है। यह वर्ष 1921 में खोजा गया था। नदी रावी नदी के तट पर है और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता भी दयाराम साहनी है और हड़प्पा सभ्यता के भी खोजकर्ता दयाराम साहनी है, और यह रावी नदी के तट पे है। उसके बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो खोजा गया, जो भी पाकिस्तान वो भी है, और यह सिंधु नदी किनारे था। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधु नदी किनारे है और इसकी खोजकर्ता राखालदास बनर्जी हैं। तो पहले 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 2 तो आपको याद ही करना है कि हड़प्पा की खोज 1921 में की गई, रावी नदी के किनारे हड़प्पा है और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी है। मोहनजोदाड़ो 1922 में खोजा गया, यह भी पाकिस्तान पड़ता है, किंतु यह सिंधु नदी किनारे बसा है और इसके खोजकर्ता राखालदास बनर्जी हैं। चनहुदड़ो भी पाकिस्तान पड़ता है। ध्यान रखिएगा, चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ता है। इसके खोज 1931 में हुई और यह भी सिंधु नदी किनारे है और इसके जो खोजकर्ता है जी मजुमदार है। ध्यान रखिएगा, इसके खोजकर्ता कौन है? जी मजुमदार है और उत्खननकर्ता मैके हैं। ध्यान रखिएगा, तो इसमें आपको खोजकर्ता याद करना है कि जी मजुमदार। रोपड़ पंजाब में है, 1953 में खोजा गया और यह सतलज नदी किनारे खोजा गया। ध्यान रखिएगा, यह सतलज नदी किनारे है और इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा प्लस वत्स हैं। कालीबंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के किनारे है। ध्यान रखिएगा, अभी इसको मैं डीप में भी पढ़ाऊंगा, अभी आप ऐसे देख लीजिए। कालीबंगा राजस्थान में है, 1951 में खोजा गया और यह घग्गर नदी किनारे। ध्यान रखिएगा, और इसके खोजकर्ता घोष हैं। आलमगीरपुर यूपी मैंने आपको बताया ही, हिंडन नदी किनारे है। बनावली हरियाणा में है और यह सरस्वती नदी के किनारे है और धौलावीरा भोगवा नदी किनारे। ध्यान रखिएगा,
राखीगढ़ी हरियाणा में है, सरस्वती नदी किनारे है, और लोथल गुजरात में है। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, लोथल गुजरात में है और यह भोगवा नदी किनारे है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। इसमें एक बिंदु बनता है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में या किस जगह पाए गए हैं, तो वह गुजरात में। ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता से संबंधित जो सर्वाधिक स्थलों की संख्या कहाँ है, तो वह गुजरात में है। अब चलिए हम इसका एक एक डीप में देखते हैं कि हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है। तो हड़प्पा से कहाँ क्या प्राप्त हुआ? पहली बात तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, मैंने आपको बताया है, क्विक रिवाइज कर लीजिए। और यह रावी नदी किनारे है और इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी है। तो हड़प्पा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि शहरी निवास था। हड़प्पा जो था शहरी व्यवस्था पर आधारित था और गृह इसके थे ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति पर आधारित है। ध्यान रखिएगा गृह इसके कैसे थे? जाल पद्धति पे आधारित थी, मतलब कि ऐसे ऐसे सड़कें चारों ओर थी, सड़कें चारों ओर ऐसे रहती थी और इसी के किनारे, सड़कों किनारे ही घर बनते थे। तो एक जाल बन जाता था, सड़कें और घरों का एक जाल बन जाता था। इसे ही ग्रिड पद्धति कहते हैं या जाल पद्धति कहते हैं। तो हड़प्पा में ग्रिड पद्धति पर गृह आधारित थे। और देख लेते हैं इसमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। इसमें क्या क्या मिले हैं? इसमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। 12 कच्छों का अन्नागार मिला है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है कि 12 कच्छों का अन्नागार कहाँ से मिला है? वह हड़प्पा से मिला है। पश्चिमी टीला पर रक्षा दीवार पाई गई है। ध्यान रखिएगा पश्चिमी टीला पर रक्षा दीवार पाई गई है। शवों को दफनाने का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। प्रश्न अगर बनेगा कि शवों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वह हड़प्पा से मिला है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं जो आपको बोलूंगा उसको जरूर याद कर लीजिएगा। कछुए के हड्डी की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह हड़प्पा से मिले हैं। और तांबे की इक्का गाड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से मिली है? वह भी हड़प्पा से। और मोस्ट में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्रण जो है वह कहाँ से मिला है, तो वह हड़प्पा से मिला है, जिसे माता देवी नाम से जाना गया है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें हड़प्पा में आपको क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना है कि कछुए की हड्डी मिली है, तांबे की इक्का गाड़ी यहाँ से मिली है, स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्रण किया गया है और सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य मिला है। प्रश्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बन चुका है कि सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह हड़प्पा नामक स्थान से मिले हैं। चलिए हम दूसरा स्थल देखते हैं, मोहनजोदाड़ो। दूसरा स्थल क्या है? मोहनजोदाड़ो। यह जो है मोहनजोदाड़ो है, यह सिंधी शब्द है, यह सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा मोहनजोदाड़ो जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मृतकों को टीला। इसे सिंध का बाग भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसे क्या कहते हैं? सिंध का बाग भी कहते हैं। और यह हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है। ये क्या है? हड़प्पा की जुड़वा राजधानी भी है। और इसे हड़प्पा की जुड़वा राजधानी क्यों कहते हैं? क्योंकि 64 मूल चिन्ह मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में 64 मूल चिन्ह मिले हैं एक जैसे, इसलिए हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहते हैं। विशाल अन्नागार भी मिला है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा विशाल अन्नागार यहाँ भी है। और 12 कच्छों को अगर अन्नागार पूछेगा तो वह कहाँ है? वह हड़प्पा में है। और विशाल स्नानागार, प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी, तो वह विशाल स्नानागार था। ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? विशाल स्नानागार थी, जो मोहनजोदाड़ो नामक स्थान में प्राप्त हुई है। नटराज की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति, दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति, ये मूर्तियां कहाँ मिली है? मोहनजोदाड़ो में। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है कि स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की जो चित्रण है वह सिर्फ मिली है हड़प्पा में। ध्यान रखिएगा बाकी सारी मूर्तियां जो है वह मोहनजोदाड़ो मिली हैं। और इसमें नटराज की मूर्ति बहुत पूछता है। ध्यान रखिएगा नटराज की मूर्ति पूछता है तो वह कहाँ मिली है? वह मोहनजोदाड़ो मिली है। बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य भी मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। मलेरिया के साक्ष्य, ये अब नया कुछ प्रश्न बनने लगा है कि मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वह मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये भी देख लीजिए। आपको क्या करना है? मूर्ति शब्द से अगर देख लीजिएगा लगभग आपका 99% उत्तर मोहनजोदाड़ो से ही बन जाएगा। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला, ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक मकान में कुआं है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या याद करना है। इसमें मोहनजोदाड़ो सर्वप्रथम सिंधी शब्द है, ये भी याद करना है। और इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, इसको याद करना है। इसे सिंध का बाग भी कहते हैं, इसे याद करना है। और यह हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है। ध्यान रखिएगा हड़प्पा की जुड़वा राजधानी है और 64 मूल चिन्ह मिले, इसको याद करना है। और मोहनजोदाड़ो में विशाल स्नानागार मिले हैं जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यह इंपॉर्टेंट बिंदु है। और मैंने आपको ट्रिक बताई है कि सभी प्रकार की मूर्तियां लगभग मोहनजोदाड़ो से ही मिली हैं। और मलेरिया के साक्ष्य, लगभग अब नया प्रश्न ये बनने लगा है मलेरिया के साक्ष्य, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया ही कि लगभग मूर्तियां मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। और स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब तीसरा स्थल देखते हैं, चंदहुदड़ो, जो भी पाकिस्तान में है, 1953 में खोजा गया था। और यह भी सिंधु नदी किनारे है। इसे सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर इसे कहते हैं।
और मनका बनाने का साक्ष्य यहीं से मिला है, ध्यान रखिएगा। मनका बनाने का कारखाना यहाँ है। तो चनहुदड़ो में मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ही दो वर्ड है, ये पहले ही दो सेंटेंस है कि यह सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था। प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर क्या था, तो वह था चनहुदड़ो। और मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, चनहुदड़ो से। सौंदर्य साधन से संबंधित जितने भी चीजें थी वह चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है, ध्यान रखिएगा। लिपस्टिक, कंघा, काजल आदि जितनी भी चीजें हैं वह चनहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और गोल ईंटें या वक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, वो भी चनहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं, ध्यान रखिएगा। चनहुदड़ो में जितनी भी चीजें मैंने लिखी है सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें, क्योंकि कम चीजें हैं तो इसलिए सभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में बहुत सी चीजें हैं, अभी और भी चीजें जो छोटी हैं वो मैंने लिखवाई ही नहीं है। आपको लगभग सारी चीजें याद करनी है, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया है उसको तो बिल्कुल याद करिएगा। तो चनहुदड़ो में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि यह सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था, मनका बनाने का कारखाना यहीं से प्राप्त हुआ है, सौंदर्य साधन से संबंधित सभी चीजें चनहुदड़ो से प्राप्त हुई हैं, गोल और वक्राकार ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान यहाँ प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद के निशान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए अब चौथा स्थल देखते हैं, लोथल। लोथल देखते हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है कि यह मानव निर्मित बंदरगाह था, ध्यान रखिएगा। लोथल जो था वह मानव निर्मित बंदरगाह था और सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर था, ध्यान रखिएगा। क्या था यह, सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर था। तो प्रश्न बनेगा कि सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा था, तो आप बताइए चनहुदड़ो था या लोथल था। तो इसको ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर चनहुदड़ो था और सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर लोथल था। इसमें बाजरा, चावल और आटा चक्की के साक्ष्य मिले, ध्यान रखिएगा, आटा चक्की के साक्ष्य मिले हैं। दरवाजा मुख्य सड़कों की ओर खुलता था, इसको आप ध्यान रखिएगा, दरवाजा यहाँ का मुख्य सड़कों की ओर खुलता था, यह बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। लोथल में आपको क्या याद करना है कि यह मानव निर्मित बंदरगाह था और सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर था, और दरवाजा जो है वह मुख्य सड़कों की ओर खुलता था। शतरंज के साक्ष्य मिले हैं, मम्मी का साक्ष्य मिला है, मम्मी का मॉडल मिला है, और हाथी दांत का स्केल मिला है। 3 युगल समाधि या सती प्रथा का साक्ष्य है। तो प्रश्न यही बनेगा कि सिंधु सभ्यता में किस स्थल से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, तो वह लोथल है जिसमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की अस्थियों और लोमड़ी और चिड़िया का चित्र मिला है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको याद क्या करना है, इसमें आपको याद करना है कि लोथल में मानव निर्मित बंदरगाह इसे कहा गया है, सिंधु सभ्यता का व्यापारिक नगर है, दरवाजा मुख्य सड़कों की ओर खुलता था, शतरंज के साक्ष्य मिले हैं और मम्मी का मॉडल मिला है, और सती प्रथा का साक्ष्य यहाँ से मिला है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये बनेगा कि सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो वह लोथल है, ध्यान रखिएगा। और लोमड़ी व चिड़िया के चित्र बना, ये बन सकता है, ये भी प्रश्न, इसको याद कर लीजिए क्योंकि कुछ अलग सा है। अब हमारा अगला 5वां स्थल है कालीबंगन, ध्यान रखिएगा, हमारा 5वां स्थल क्या है, कालीबंगन। इसे दीनहीन की बस्ती कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दीनहीन की बस्ती कहते हैं, और भूकंप का प्रमाण यहीं से मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कालीबंगा में कि भूकंप का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वह कालीबंगा से मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, कालीबंगा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैंने लिखाया है कि कालीबंगा में भूकंप का प्रमाण मिला है और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लगभग कई बार प्रश्न बन चुका है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो वह है कालीबंगा। 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा, 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले, चूड़ियों के साक्ष्य मिले। कालीबंगा, आप कालीबंगा का अर्थ ही क्या होता है जानते हैं, कालीबंगा का अर्थ ही होता है चूड़ियाँ। और लकड़ी का हल मिला है यहाँ से, लकड़ी का हल यहाँ से मिला है कालीबंगा से, ध्यान रखिएगा। मिट्टी का हल प्रश्न अगर बनेगा कहाँ से मिला है, तो वह बनवाली हरियाणा से मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा में आपको क्या क्या याद करना है, इसे दीनहीन की बस्ती कहते हैं। भूकंप का प्रमाण यहाँ से मिला है, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, 7 हवन कुंड के साक्ष्य, और लकड़ी का हल यहाँ से मिला है। मिट्टी का हल बनवाली हरियाणा से मिला है। अब धौलावीरा देखते हैं, धौलावीरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं कि स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है। प्रश्न बनता है कि हड़प्पा नामक किस स्थल से, हड़प्पा स्थल से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, तो वह धौलावीरा है। सुनामी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो भी धौलावीरा में ही। और यह 3 टीलों में विभाजित था, मैंने आपको बताया ही है कि यह 3 टीलों में विभाजित था, और जिन जल निकासी का उत्कृष्ट प्रबंध यहाँ किया गया था। प्रश्न बनता है कि जल निकासी का सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रबंध कहाँ किया गया था, किस स्थल पर किया गया था, तो वह धौलावीरा हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट और है, इसमें आप ये भी याद कर लीजिए कि रोपड़ में 100+ कुत्ता के अस्थियां मिली है, ध्यान रखिएगा, 100 के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं, अब हमारा अगला बिंदु है वैदिक सभ्यता। चलिए अब वैदिक सभ्यता के बारे में देखते हैं। वैदिक सभ्यता में 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक पूर्व वैदिक काल होता है, एक उत्तर वैदिक काल होता है। पूर्व वैदिक काल 1500 BC से 1000 BC तक है, और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक है। पूर्व वैदिक काल में एक वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद, ध्यान रखिएगा, पूर्व वैदिक काल में केवल एक वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद की, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अन तीनों वेदों की रचना हुई थी। ध्यान रखिएगा,
निर्माण आर्यों ने किया था। वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया था? आर्यों ने किया था। और आर्य जो है वो क्या है? एक भाषा सूचक शब्द है, ध्यान रखिएगा। यह ग्रामीण सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी, और लेकिन वैदिक सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता है, और यह पशुपालन करते थे। मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर अगर आपको बताना होगा तो सिंधु सभ्यता जो थी वह शहरी सभ्यता थी, और उसमें प्रमुख जो व्यवसाय था वह क्या था? व्यापार था। लेकिन वैदिक सभ्यता जो है वह ग्रामीण सभ्यता है, और इसका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। अब इसमें देख लेते हैं, कुछ विद्वानों ने अब बताया है कि आर्य जो थे वह कहाँ से आए थे। उनमें से जो प्रमुख हैं जिनके प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं, जिसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? बोगस कोई प्लस कस्सी अभिलेख में। ध्यान रखिएगा, बोगस कोई प्लस कस्सी अभिलेख जो ईरान में है, जो एशिया माइनर क्षेत्र तुर्की आदि क्षेत्र है उसमें है। ध्यान रखिएगा कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य जो थे वह मध्य एशिया से आए थे, जिसका वो प्रमाण है वह बोगस कोई और कस्सी अभिलेख ईरान से प्राप्त होता है। गंगाधर तिलक ने भी कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि आर्य जो है वह आर्कटिक से आए थे। ध्यान रखिएगा, आर्य जो आए थे वह आर्कटिक अर्थात उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। ध्यान रखिएगा, आर्य जो थे वह तिब्बत के निवासी थे। संपूर्णानंद ने कहा था कि आर्य आल्प्स पर्वत से आए थे। इन चारों का कथन आपको याद करना है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे, तिलक जी के अनुसार आर्य आर्कटिक से आए थे, दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे, और संपूर्णानंद ने बताया था कि आर्य आल्प्स पर्वत से आए थे। चलिए अब आगे देखते हैं कि वैदिक सभ्यता की भाषा क्या थी। वैदिक सभ्यता में प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता में प्रमुख भाषा संस्कृत थी। समाज जो था वह 5 भागों में विभाजित था। समाज जो था वह 5 भागों में विभाजित था। इसको याद कर लीजिएगा। पहले कुल होता था जिसका मुखिया कुलप होता था, उसके बाद ग्राम आता था जिसके मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे या ग्रामीण कहलाते थे, उसके बाद विश होता था जिसके मुखिया विशपति होते थे, उसके बाद जन आता था जिसके मुखिया जनपति होते थे, उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ी यूनिट होती थी, जो सबसे बड़ा होता था वह राष्ट्र होता था, जिसको मुखिया को राजा कहा जाता। ध्यान रखिएगा, प्रश्न अगर बनेगा कि वैदिक सभ्यता में समाज कितने भागों में विभाजित था, वह 5 था। अगर यही प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं कि सिंधु सभ्यता में वर्ग कितने भागों में विभाजित था समाज, तो वह 4 वर्गों में विभाजित था। मैंने आपको बताया है ना। अब ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम कुछ देख लेते हैं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनता है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम जो वर्तमान में सिंधु कही जाती है वह पहले तो क्या था? सिंध या हेरत कहा जाता था। झेलम को वितस्ता कहा जाता। ध्यान रखिएगा, झेलम को वितस्ता कहा जाता। चिनाब को अश्किनी कहा जाता था। गंडक को सदा नीरा कहा जाता था। रावी को परुष्मणी कहा जाता था। गोमती को गोमल कहा जाता था। ब्यास को विपाशा कहा जाता था। सतलुज को सतुद्री, काबुल को कुंभा और स्वास्थ्य को सुवस्तु कहा जाता था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद घग्गर को दृशदती कहा जाता था और कुर्रम को क्रीमु कहा जाता था। तो यह इसमें ये अभी के नाम है नदियों के, और ये जो वैदिक काल में नदियों का उल्लेख है वह है। तो जो अभी सिंधु जिस नाम से जानी जाती है नदी, उसे वैदिक काल में क्या कहा जाता था? ऋग्वेदों में सिंध कहा गया या हीरत कहा गया। झेलम को वितस्ता, चिनाब को अश्किनी, गंडक सदानीरा, रावी को परुष्मणी, गोमती को गोमल, व्यास को विपाशा, सतलुज को सतुद्री, काबुल को कुभा और स्वाद को सुवस्तु, तथा घग्गर को दृशदती और कुर्रम को कुभा, तो सॉरी क्रीमु। अब देखते हैं कि वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में समाज जो था वह पितृसत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल आते आते प्रमुख देवता प्रजापति हो गए। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति बन गए थे। ये शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। ये जो थे आर्य जो थे वह शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। गौ को अधन्य कहा था इन्होंने, जिसकी हत्या ना की जा सकी, अधन्य उसे कहते हैं। गौ को इन्होंने क्या कहा था? अधन्य कहा था। ध्यान रखिएगा, इसमें मरुस्थल को धनु कहा गया। ध्यान रखिएगा, इन्होंने मरुस्थल को धनु कहा था। समुद्र उस समय पारावत था। ध्यान रखिएगा, समुद्र उस समय पारावत था। जौ को यौ कहा गया। जौ को यौ कहते थे। और मनोरंजन उस समय क्या था? रथ दौड़ था। इनका मनोरंजन कैसे होता था? रथ दौड़ से होता था ऋग्वैदिक काल में। अब इसमें देखते हैं हम इंद्र का वर्णन कितनी बार है? 250 बार है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक वर्णन किसका है? इंद्र का है, ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन किसका है, तो वह इंद्र का है 250 बार। उसके बाद अग्नि का किया गया है 200 बार। उसके बाद विष्णु का 100 बार, और शिव का कितनी बार किया गया है? शिव का 3 बार किया गया है। ध्यान रखिएगा, शिव का वर्णन 3 बार किया गया है। सिंधु नदी का वर्णन 55 बार किया गया है, और यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार। ध्यान रखिएगा, सरस्वती का 50 बार।
लेकिन प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। अगर प्रश्न बनेगा कि सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, सिंधु है, जिसका वर्णन कितनी बार किया गया है, 55 बार किया गया है। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, तो वह कौन सी हो जाती है, वह सरस्वती हो जाती है, जिसका वर्णन कितनी बार किया गया है, वह 50 बार किया गया है। वर्णन 50 बार ही किया गया है, सिंधु से कम किया गया है, लेकिन सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को ही माना गया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख है, ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख है और 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। 25 नदियों का उल्लेख मिलता है और 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब चलिए हम देखते हैं उपनिषद किसे कहते हैं। उपनिषद का एक अन्य नाम था वेदांत, ध्यान रखिएगा। उपनिषद का एक अन्य नाम क्या था, वेदांत था, जिसका अर्थ होता था समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का क्या अर्थ होता था, गुरु के समीप बैठना। इसकी संख्या कितनी है, प्रश्न बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से 4 गद्य में थे, 2 गद्य और पद्य में थे और 102 पद्य में थे। चूंकि पद्य वाले की संख्या अधिक है इसलिए इसको नहीं पूछता है, लेकिन गद्य में जो 4 हैं और जो पद्य और गद्य दोनों हैं उसमें से जिनकी संख्या 2 है, इन दोनों के नाम पूछ लेता है। तो गद्य में जो 4 थे उपनिषद, उनका क्या नाम है, एक कठ था, ईश था, श्वेताश्वर था और मैत्रेयी था, ध्यान रखिएगा। ऐसे 4 से जो उपनिषद थे वो केवल गद्य में लिखे गए थे, जो थे कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रेयी। 2 उपनिषद थे जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए थे, प्रश्न और केन। बाकी 102 पद्य में थे, ध्यान रखिएगा। और टोटल कितने हो गए, 108 हो गए। ये प्रश्न बनता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे बड़ा उपनिषद था बृहदारण्यक उपनिषद, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा उपनिषद था बृहदारण्यक उपनिषद, जिससे तमसो मा ज्योतिर्गमय लिया गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न बनता है कि तमसो मा ज्योतिर्गमय जो है वह कहाँ से लिया गया है, वह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसी में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न बनेगा कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस उपनिषद से लिया गया है, तो वह बृहदारण्यक उपनिषद, और ओम शब्द का उल्लेख भी यही है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न बनता है कि ओम शब्द का उल्लेख कहाँ है, तो वह बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किसमें है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। और तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है, वह भी बृहदारण्यक उपनिषद से। तथा सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा कौन सा है, मांडूक्योपनिषद, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा कौन सा है, वह है मांडूक्योपनिषद। अब अगला कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद से कुछ प्रमुख चीजें जो ली गई हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया, ध्यान रखिएगा। यम नचिकेता संवाद, और वो कहाँ से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। और एक इंपॉर्टेंट है जो अभी नया बन सकता है प्रश्न, कि वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, तो वह महाउपनिषद से लिया गया, ध्यान रखिएगा। वासुदेव कुटुंबकम जो है वह कहाँ से लिया गया है, महाउपनिषद से लिया गया है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि सत्यमेव जयते मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद से लिया गया है, और जो है वासुदेव कुटुंबकम वो कहाँ से लिया गया है, महाउपनिषद से लिया गया है। तथा सबसे बड़ा जो है बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें तमसो मा ज्योतिर्गमय है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद वहां से है, और ओम शब्द वहां से है, ध्यान रखिएगा। संस्कार की संख्या कितनी है, अब अगला बिंदु है संस्कार। संस्कार की संख्या कितनी है, 16। इसमें इतना ही आपको याद करना है। चलिए अब चारों वेदों के बारे में कुछ डीप डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें से पहला था ऋग्वेद, पूर्व वैदिक काल में किया गया था। इसके संकलनकर्ता कौन थे, ध्यान रखिएगा। इसके संकलनकर्ता थे कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, ध्यान रखिएगा। कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, वेदव्यास का पूरा नाम है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेदों में मंडल की संख्या 10 है। ऋग्वेदों में मंडल की संख्या कितनी है, 10 है। अष्टक 8 है, ध्यान रखिएगा। अष्टक 8 है। सूक्त 1028 है तथा ऋचाएं 10,562 है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में ऋचाएं की संख्या कितनी है, 10,562 है। मंडल 8 है, अष्टक 8 है, सूक्त 1028 है। शब्द 1.5 लाख है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेदों में शब्दों की संख्या 1.5 लाख है, और इसको पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। इसमें जो 10 मंडल हैं उसमें से चलिए प्रमुख मंडल देख लेते हैं। इसमें तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य देवता को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। तीसरे मंडल में ऋग्वेद के गायत्री मंत्र लिखा गया है, जो सूर्य देवता को समर्पित है, जिसे विश्वामित्र ने लिखा है। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है, ध्यान रखिएगा। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। सातवां मंडल जो है उसमें दशराग युद्ध का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। सातवें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, जो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें से सुदास की जीत हुई थी, ध्यान रखिएगा। एक तरफ 10 राजा थे, एक तरफ सुदास थे, और सुदास की जीत हुई थी। तथा यह सातवां मंडल जो है उसे वशिष्ठ ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। सातवें मंडल को गुरु वशिष्ठ ने लिखा था। आठवें मंडल में क्या है, आठवें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं, जिसे खिल कहते हैं, वह लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। आठवें में हस्तलिखित रचनाएं जिसे खिल कहा जाता है उसका उल्लेख है।
नौवां मंडल सोम देवता का समर्पित है। ध्यान रखिएगा, नौवां मंडल जो है वह सोम देवता का समर्पित है। सोम क्या था? सोम एक आर्यों का पेय पदार्थ था। ध्यान रखिएगा, सोम एक आर्यों का पेय पदार्थ था तथा उसको एक देवता के रूप में वो मानने लगे थे उसके बाद। तो नौवें मंडल में सोम देवता का समर्पित किया गया है। दसवां मंडल जाति व्यवस्था संबंधित है। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था का वर्णन है, जिसे चातुर्वर्ण व्यवस्था भी कहते हैं, तथा यह जाति व्यवस्था है वह पुरुष सूक्त में दिया गया है। इसके अनुसार कि 4 वर्गों में जो जाति थी, जो समाज था, वह 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। चलिए अब देखते हैं कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, पेट में तो नहीं आ सकता, लेकिन आप इसको एक बार याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। लेकिन सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के लोगों को लोहे का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का ज्ञान हो गया था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चलिए अब आगे देखते हैं सामवेद। अब दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं। दूसरा वेद है सामवेद, जिसे संगीत का वेद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे संगीत का वेद कहते हैं। इसके संकलनकर्ता कौन है? भरत मुनि है। स्वरों का पहला प्रयोग इस वेद में हुआ था। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बनता है कि स्वरों का पहला प्रयोग किस वेद में हुआ था? वह है सामवेद में। इसके पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? उद्रात या उद्गाता, और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यह संगीत का वेद है तथा स्वरों का सर्वप्रथम प्रयोग इस वेद में हुआ था। तीसरा वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? यज्ञ व कर्मकांड का। ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में तो विभिन्न प्रकार के मंत्र आदि का उल्लेख है, सामवेद में संगीत का उल्लेख है, और यजुर्वेद में यज्ञ व कर्मकांड का उल्लेख है। यह पहला वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। ध्यान रखिएगा, यह एकमात्र वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसे पढ़ने वाले को ऊर्ध्वयु कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसके पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वयु। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग क्या है? धनुर्वेद। संकलन करता इसके विश्वामित्र है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको क्या याद करना है? सामवेद में संगीत का वेद है, संकलन करता भरत मुनि है, और स्वरों का पहला प्रयोग इस वेद में हुआ था। पढ़ने वाले उद्रात या उद्गाता है, और उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ व कर्मकांड का उल्लेख है, और यह एकमात्र वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में है। ध्यान रखिएगा। चौथा वेद है अथर्ववेद। चौथा वेद कौन सा है? अथर्ववेद, जिसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है कि किस वेद को ब्रह्मवेद कहते हैं, तो वह है अथर्ववेद, और यह सबसे नया वेद है। ध्यान रखिएगा, सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। जादू, टोना, वशीकरण आदि के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण आदि के बारे में बताया गया है, और इसमें कन्या जन्म की निंदा की गई है। तो प्रश्न बनता है कि किस वेद में कन्या जन्म की निंदा की गई है? वह है अथर्ववेद, और इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। इसका उपवेद शिल्प वेद है, और संकलन करता विश्वामित्र है। तो इसमें आपको कैसे पता करना है कि 3 वेद जो है उसके संकलन करता कौन है? विश्वामित्र। ध्यान रखिएगा, 3 वेदों के संकलन करता विश्वामित्र हैं, अथर्ववेद के, यजुर्वेद के और ऋग्वेद के। और सामवेद के संकलन करता कौन है? भरत मुनि है। ध्यान रखिएगा, सामवेद को आपको याद करना है, उसके संकलन करता भरत मुनि हो जाएंगे। और वेदों के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न अब चलिए कुछ मैं आपको बता देता हूं कि ऋग्वेद में मंडल 10 हैं, अष्टक 8 हैं, सूक्त 1028 और ऋचाएं 10,562 है। इसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य देवता को समर्पित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है, और 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया। ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सामवेद है। सामवेद में स्वरों को पहली बार प्रयोग किया गया था, और इसके संकलन करता भरत मुनि है। यजुर्वेद यज्ञ व कर्मकांड का उल्लेख है, और यह एकमात्र वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसमें जादू, टोना, वशीकरण की बात की गई है, और इसमें ही कन्या जन्म की निंदा की गई है, और इसके पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, और इसके भी संकलन करता विश्वामित्र है। अब इसके बाद देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? वेदों का टीका था। तो वेदों को जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया था उसे क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। टीका क्या होता है? शॉर्ट में सरल रूपांतरण किया गया होता है। ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? ऐत्रेय और संखायन या फिर कोशीतकी। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय और संखायन या फिर कोशीतकी। सामवेद के पंचवीस, षड्वीस और जैमिनी। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद करने हैं चारों के। ऋग्वेद के ऐत्रेय और संख्यायन, सामवेद के पंचवीस, षड्वीस और जैमिनी। यजुर्वेद के कृष्ण शाखा के तैत्रेय था, और शुक्ल शाखा का शतपथ था। और अथर्ववेद का क्या था? गोपथ था। ध्यान रखिए, अथर्ववेद का क्या था? गोपथ था।
वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। ध्यान रखिएगा, वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है, जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। ध्यान रखिएगा, वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। और एक प्रश्न बनता है, व्याकरण क्या है? व्याकरण है व्याकरण को जानने वाला। ध्यान रखिएगा, व्याकरण है व्याकरण को जानने वाला। तथा एक बुक है व्याकरण संबंधित अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने की थी? पाणिनि की थी। चलिए अब जान लेते हैं, रामायण जो लिखी गई है उसको विभिन्न प्रकार की जो विभिन्न भाषाएं में लिखी गई है उसके कौन कौन से लेखक हैं। संस्कृत में रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, अवधी में तुलसीदास हैं। ध्यान रखिएगा, अवधी में कौन है? तुलसीदास है। और इसे 7 कांडों में लिखा गया है, बाल कांड, उसके बाद है अयोध्या कांड। कभी कभी आपको यही दे देगा कि आप इसको सीरियल से लिखिए, तो पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्यक कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर है उत्तर कांड। ध्यान रखिएगा। तमिल रामायण किसने लिखी है? कंबन ने लिखी है। तमिल रामायण किसने लिखी है? कंबन ने। फारसी रामायण जो है वह बदायूनी ने लिखी है। ध्यान रखिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। बांग्ला रामायण कृतवास ने लिखी है। इंग्लिश में रामायण जो है वह आरटीएस ग्रिफिथ ने लिखी है। आपको सबको याद करना है। और बाल रामायण भवभूति ने लिखी है। ध्यान रखिएगा। संस्कृत तो आपको पता ही होगा, वाल्मीकि साहब ने। अवधी तुलसीदास। तमिल में कंबन ने लिखा है रामायण। फारसी भाषा में बदायूनी ने लिखा है। बांग्ला में कृतवास ने, इंग्लिश में आरटीएस ग्रिफिथ ने और बाल रामायण भवभूति ने लिखा है। पुराणों की संख्या देख लेते हैं। अब आज का हमारा आखिरी बिंदु है पुराण। ध्यान रखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। और पुराणों के रचयिता देख लेते हैं। पुराणों के रचयिता हैं लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ध्यान रखिएगा, पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। अब देख लेते हैं कि किस पुराण में किसका वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का। भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति का। और वायु पुराण में गुप्त वंश का। ध्यान रखिएगा, यह आपको याद करना है। मत्स्य पुराण में किस वंश का वर्णन है? सातवाहन वंश का। विष्णु में मौर्य वंश का वर्णन है विष्णु पुराण में। भागवत पुराण में कृष्ण भक्ति से संबंधित है। और वायु पुराण में गुप्त वंश का संबंधित है। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न बनता है कि भारत का नाम जम्बूद्वीप कहाँ लिया गया है? वह अग्नि पुराण में लिया गया है। ध्यान रखिएगा, भारत को जम्बूद्वीप नाम किसमें दिया गया है? तो वह अग्नि पुराण में दिया गया है। चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह तैयारियां अगर आप विभिन्न विषयों की करना चाहते हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर, धन्यवाद।